Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this session we are going to complete preamble of the Constitution. As in polity, preamble is the most important topic. Previously UPSC has directly asked question from here. Not only UPSC, even the state PSC had also been asked question. That's why it is very important with respect to all kinds of exams. So let's start the preamble. What is preamble? Firstly we have to know about the preamble. Preamble means इंट्रोडक्शन और प्रीफेस. इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, यानी कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीफली इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है. जैसे आप कोई बुक्स लेते हो तो उसमें प्रीफेस दिया होता है. प्रीफेस में ये सारी बातें लिखी होती हैं कि बुक्स के किस चैप्टर में कौन सा चीज़ें बताया गया है. तो ये रहा प्रीएम्बल का मतलब. अब दूसरी बात आती है कि प्रीएम्बल में क्या क्या चीज़ें कंटेंट्स हैं, यानी कि प्रीएम्बल में क्या क्या है. तो प्रीएम्बल इज ऑल अबाउट द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एज प्रीएम्बल ने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ये समरी दिया गया है प्रीएम्बल में. अब नेक्स्ट आता है कि प्रीएम्बल में एन ए पालखीवाले ने प्रीएम्बल को कहा था, कॉल्ड प्रीएम्बल एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट है कि प्रीएम्बल बेस्ड, यानी कि प्रीएम्बल का बेसिस क्या है, उसका फाउंडेशन क्या है. प्रीएम्बल का फाउंडेशन है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस पे आधारित है प्रीएम्बल, और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑन 13 दिसंबर 1946 को. तो 13 दिसंबर 1946 को प्रीएम्बल यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था बाय द पीटी नेहरू. बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्टेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑन 22 जनवरी 1947. एक वीडियो हमारा डेट पे दिया हुआ है कि किस डेट पे कौन सी चीज़ें हुई, जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज प्रेसिडेंट. सभी फैक्चुअल डेट्स जो भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया है. आप प्लेलिस्ट से जाकर उसे रेफ़र कर सकते हैं, आपको रिवीजन में हेल्प हो जाएगा. फिलहाल अभी हम इसे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है. अमेंडमेंट के बारे में है. अमेंडमेंट किया गया है प्रीएम्बल का, केवल एक बार किया गया है, ओनली वन टाइम. इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीएम्बल का अमेंडमेंट हुआ है या नहीं. तो एक बार हुआ है, और उस अमेंडमेंट को बोला गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. तो 1976 के इस अमेंडमेंट को में 3 चीज़ों को ऐड किया गया. प्रीएम्बल में इसने 3 चीज़ों को ऐड किया. एक था सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी. एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया था, शायद यूपीएससी में पूछा था कि यूपीपीएससी में पूछा था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर जो प्रीएम्बल में हुआ था चेंजेस, उसमें टोटल कितने वर्ड ऐड किए गए थे. तो अगर आप जो है रफली काउंट करेंगे तो 1, 2 एंड 3 आपको देखने को मिलेगा. बट यूपीपीएससी ने इसमें 4 वर्ड के ऑप्शन को करेक्ट किया था, यानी कि एंड को भी इसने इंक्लूड किया था. तो ये रहा अमेंडमेंट के बारे में. फिर हमें देखेंगे कि प्रीएम्बल में हमारे क्या क्या वर्ड टेक्स्टेड हैं, यानी कि क्या क्या लिखा गया है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके जो भी ग्रीन हाईलाइट किए गए हैं, ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इनका 1 by 1 एक्सप्लेनेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है. सो एंड तक आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको पूरी वर्ड के टर्म्स है उनका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा. देखिए, पहले तो ये हमें देखेंगे प्रीएम्बल में लिखा क्या गया है. प्रीएम्बल में लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. एक बात ध्यान रखिएगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ओरिजिनली, these 5 terms are not mentioned in our preamble. After the 42nd Constitutional Amendment Act 1976, 3 new words are added in the preamble. इसके बाद क्या होता है कि ये 5 टोटल क्या बन जाते हैं, 5 वर्ड बन जाते हैं. 2 इसमें ऐड होते हैं और एक इंड में ऐड होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रिटी. तो 2 ऐड हो जाते हैं, तो फिर बनता है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. उसके पहले क्या रहता है, सॉवरेन रहता है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक रहता है. सोशलिस्ट और सेकुलर ऐड किया जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर. तो ये टोटल 5 टर्म्स बन जाते हैं. इसके बाद क्या है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस. किस टाइप का जस्टिस, सोशलिस्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइप वाला जस्टिस. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. एक एक टर्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, मिस नहीं होना. पूरा प्रीएम्बल आपको याद होना चाहिए. तो ये रहा
अपने सिटीजन्स को सिक्योर करने के लिए जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, यानी कि इक्वलिटी को प्रमोट किया जाएगा। और फिर है फ्रेटर्निटी को भी सिक्योर किया जाएगा। फ्रेटर्निटी में दो चीज़ें आती हैं, एक डिग्निटी आता है इंडिविजुअल के लिए और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी आता है नेशन के लिए। दो वर्ड यहाँ पे ऐड किए गए थे, सोशल सेकुलर, और जो तीसरा टर्म ऐड किया गया था वो है इंटीग्रिटी, जो फ्रेटर्निटी के साथ अटैच किया गया। पहले नहीं था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के पहले इंटीग्रिटी टर्म्स मेंशन नहीं था प्रीएम्बल में। फिर क्या है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रीएम्बल। अब इनके एक एक टर्म्स को हम देखेंगे कि क्या प्रीएम्बल में कहने का मतलब है। ये था ब्रीफ, हमने आपको दिखाया। अब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि प्रीएम्बल क्या है, एक तरीके से ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल है, इसमें 4 कंपाउंड शामिल है। हम देखेंगे कि प्रीएम्बल कहना क्या चाहता है। पहला ये बात है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल में बोला गया है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो होगी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, उसमें बोला है कि वो डिराइव किया जाएगा फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल, यानी कि लोगों से अथॉरिटी होगी, अगर लोग नहीं होंगे तो अथॉरिटी नहीं होगी। नेक्स्ट है कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्यों का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वो सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होंगे, सेकुलर होंगे, डेमोक्रेटिक होंगे और रिपब्लिकन पॉलिटी होगी। नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्टिव क्या था, कि प्रीएम्बल में बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जस्टिस देना, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी प्रोवाइड कराना लोगों को। और डेट ऑफ ऑपरेशन, जैसा कि इंड में बोला गया कि इसका एडॉप्शन कब हुआ था, डेट ऑफ एडॉप्शन है 26 नवंबर 1949। तो ये 4 चीज़ें प्रीएम्बल में मेंशन है। अब नेक्स्ट है कि कुछ कीवर्ड्स हैं इनके, उन्हें भी देख लेते हैं क्या है। पहला था कि सॉवरेन, आप प्रीएम्बल फिर से पलट के देखिएगा तो पहला था कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो सॉवरेन का मतलब होता है इंडिया इज़ नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिया का किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, ना इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि स्वतंत्र भारत हमारा है। नेक्स्ट है कि सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट टर्म को जैसा कि आप जानते हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इसको ऐड किया गया था। सोशलिस्ट का मतलब है कि हमारा जो इकॉनमी होगा ना वो कैपिटलिस्ट होगा ना मिक्स्ड होगा, बट जबकि ये सोशलिस्ट टाइप का इकॉनमी होगा। नेक्स्ट है सेकुलर। सेकुलर भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर ऐड किया गया था। और सेकुलर का मतलब ही होता है कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है, हम लोग सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा। हालांकि डेमोक्रेसी जो होता है वो 2 तरीके का होता है, पहले इससे जान लेते हैं। तो 2 तरीके में, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है उसमें भी 4 तरह की डेमोक्रेसी होती हैं। पहला होता है रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसिट। ये 4 तरह के डायरेक्ट डेमोक्रेसी होते हैं। अब होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है जिसको रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल भी कहा जाता है। यहाँ पे लोगों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव्स वही रूल करते हैं लोगों के ऊपर। तो हालांकि रिप्रेजेंटेटिव भले अपॉइंट किए जाते हैं, यहाँ भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री और दूसरा होता है। नेक्स्ट है हमारा रिपब्लिक के बारे में। रिपब्लिक टर्म को बोरो किया गया है फ्रांस कंट्री से। और यहाँ पे जैसे आप सभी जानते हैं कि दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 2 तरह की पॉलिटी होती है, एक होती है मोनार्कल और दूसरा होता है रिपब्लिकन। मोनार्की में क्या होता है, हेरिडिटरी सिस्टम चलता है, जैसे कि ब्रिटिश में है। तो ब्रिटिश में क्या है कि राजा का बेटा राजा ही होगा। जैसे अभी क्वीन एलिजाबेथ का डेथ हुआ तो उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स को वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। बट रिपब्लिकन के केस में क्या होता है कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है, जस्ट लाइक इन आवर कंट्री, जहाँ पे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, न कि हेरिडिटरी सिस्टम चलता है। नेक्स्ट है जस्टिस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में कितनी तरह की जस्टिस दी जाती है। इवन ये क्वेश्चन में पूछा भी है। तो जस्टिस हमारे देश में दी जाती है 3 तरीके की, एक सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइप की। तीनों तरह की जस्टिस हमारे यहाँ दी जाती है। इस टर्म को बोरो किया गया है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब नेक्स्ट है कि लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी टर्म जो प्रीएम्बल में मेंशन है उसको बोरो किया गया है फ्रांस कंट्री से। और हमारे यहाँ लिबर्टी दी जाती है किस तरह की लिबर्टी, यानी लिबर्टी का मतलब होता है छूट।
हमारे यहाँ छूट है सोचने की, यानी कि थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। तो लिबर्टी में हमें इतनी तरीके की लिबर्टी दी गई है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि लिबर्टी भले ही प्रीएम्बल में मेंशन हो या फंडामेंटल राइट में, दोनों में ये एब्सोल्यूट नेचर की नहीं है, ये क्वालिफाइंग नेचर की है, यानी कि इनको देखा जाएगा कि कहाँ तक ये सही है, तो उस आधार पर इनको छूट दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है इक्वालिटी। इवन इक्वालिटी जो टर्म्स हैं इसको भी बोरो किया गया है फ्रांस कंट्री से। तीनों को, लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी, तीनों को फ्रांस से बोरो किया गया है। और इक्वालिटी में ये बोला गया है, इक्वालिटी रखने का मतलब है कि अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, यानी किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, चाहे वो चाहे कोई भी सिटीजन हो। हालांकि कुछ प्रिविलेजेस जो हैं प्रेसिडेंट को दिए गए हैं और गवर्नर को दिए गए हैं, उनके अलावा किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए गए हैं। तो इक्वालिटी में 3 तरीके की इक्वालिटी देखी गई है, सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। तो ये इक्वालिटी हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है। और नेक्स्ट है कि फ्रैटर्निटी के बारे में। फ्रैटर्निटी क्या है कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि एकता, अनेकता में एकता की जो बात आती है ना, उसी को बोलते हैं फ्रैटर्निटी। यानी कि विभिन्न कलर, विभिन्न जो है कास्ट क्रीड होने के बावजूद हम एक साथ एक कंट्री में रह रहे हैं, उसी को फ्रैटर्निटी कहते हैं। इस टर्म को बोरो किया गया है फ्रांस कंट्री से। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि सिंगल सिटीजनशिप जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, उसका भी एक कारण है फ्रैटर्निटी को प्रमोट करना। तो ये रहा फ्रैटर्निटी के बारे में। अब एक चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, फ्रैटर्निटी में 2 वर्ड मेंशन है, डिग्निटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो डिग्निटी यहाँ पे दो चीज़ों की बात करता है, एक इंडिविजुअल की बात करता है और दूसरा नेशन की बात करता है। तो इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा और नेशन का यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये है फ्रैटर्निटी का इसेंस, यानी कि फ्रैटर्निटी का मतलब है कि इंडिविजुअल की डिग्निटी का कोई मानहानि नहीं होना चाहिए और नेशन की यूनिटी बनी रहे और उसकी इंटीग्रिटी यानी भी बनी रहे। यह है फ्रैटर्निटी टर्म का मतलब। Last but most important, preamble as part of constitution. As already state PSC had asked question, even UPSC had asked question about the preamble. Is preamble a source of constitution or not? Is preamble part of constitution or not? तो first हम देखेंगे कि preamble जो है neither a source of power nor prohibition upon the power, यानी कि जो legislature होते हैं, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लोकसभा राज्यसभा हो, उनके ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है, यहाँ से कोई पावर नहीं मिलता है इनको, और न ही ये लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रोहिबिट करते हैं पावर्स के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा पहला। दूसरा है कि प्रीएम्बल इज़ नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि इसका कोई जस्टिसिएबल नहीं है, कोर्ट में इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और इसके कुछ बेसिक एलिमेंट है जिसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और उन बेसिक एलिमेंट को कांट बी एब्रोगेट अंडर आर्टिकल 368, यानी कि 368 के अंडर जब अमेंडमेंट किया जाता है तो कुछ बेसिक एलिमेंट है, उन्हें ये चेंजेस नहीं किया जा सकता अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्यों? क्योंकि वो बेसिक एलिमेंट है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये रहा प्रीएम्बल के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल अपना ऑन कर लें, जिससे कि आपको हमारे आगे की जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।